हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ क्लास 12। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 के भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड कर दिए। सो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे वो मिल जाएगा आपको। एज वेल एज हमारे कोई भी चैप्टर का आपको नोट्स चाहिए, सो नोट्स के लिए आप चैनल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे आपका केमिस्ट्री का पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है, डेफिनेशन क्या रहेगा। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपका क्या रहेगा, द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। आपके सेंटर में क्या रहेगा, मेटल एटम रहेगा या तो आयन रहेगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किससे बने हुए रहेंगे, तो सेंटर में प्रेजेंट रहेगा मेटल और वो मेटल को सराउंडेड रहेंगे एटम या तो मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल ये मेरा कोबाल्ट मेटल हो गया। अब ये कोबाल्ट मेटल के सराउंडेड में है कोई भी मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मीनिंग क्या है, सेंटर में होना चाहिए कोई भी मेटल और उसके सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट रहेंगे, एटम या तो मॉलिक्यूल। अब इसका एग्जांपल भी हम आगे देखेंगे। तो वैसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर एवरीवन। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अभी ये तो हमें पता हो चल गया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे। अब ये जो सराउंडिंग में जो मेटल के सराउंडिंग में जो ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है। सो बीच में है आपका प्लेटिनम मेटल Pt, यस और नो। अब उसके सराउंडेड कोई कोई मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमोनिया NH3, यहाँ पर है क्लोरीन एटम। तो आपके प्लेटिनम को कौन सराउंडेड है, तो आपके प्लेटिनम के सराउंडिंग में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल और एटम। तो ये कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर है एवरीवन। अब यहाँ पर द स्पीसीज सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड लिगेंड। तो यहाँ पर आपके सेंटर मेटल को जो भी सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेंगे, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड। तो ये सारे क्या है आपके लिगेंड्स। लिगेंड्स का मतलब क्लियर है, मेटल के सराउंडिंग में जो भी है वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, लिगेंड्स। क्लियर है एवरीवन। तो यहाँ पर ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है, इसमें जो बॉन्ड प्रेजेंट है, अभी देखो यहाँ पर आपका मेटल है और ये मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा ना। वो बॉन्ड को आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्योंकि ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा उसको आप क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कैसे, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटम के बीच एटम या तो आपका मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उनके बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और बॉन्ड बनेगा। बट यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होगा, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपके इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे, कोई भी बॉन्ड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसके रहेंगे, लिगेंड्स के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो किसके रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के। सो यहाँ पर आपका प्लेटिनम जो है वो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना शेयर नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, अमोनिया के। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको ये दो इलेक्ट्रॉन्स, सो ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के। और ये अमोनिया क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम को शेयर करने दे रहा है। और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपने देखो कोवैलेंट बॉन्ड स्टडी किया रहेगा। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ए है और बी है, ए और बी क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे। कैसे बनाएंगे, सो आपका एटम ए का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, बी का भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, यस और नो। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर ऐसा हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम के हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मॉलिक्यूल ही अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लेटिनम सिर्फ क्या काम कर रहा है, लेने का काम कर रहा है।
दोनों भी इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम ले रहा है, वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो आपके लिगेंड होते हैं वो डोनर एटम होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। क्लियर एवरीवन। और ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। अब ये एरो का हेड पार्ट कौन सी तरफ रहेगा और टेल पार्ट कौन सी तरफ रहेगा। सो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, अमोनिया से। सो अमोनिया से टेल पार्ट कौन सी तरफ, प्लेटिनम की तरफ। तो आप एरो ये डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करोगे। क्लियर एवरीवन। सो आप एरो से कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हो, इजी है। जो आपके मेटल को सराउंडेड रहेगा उसको आप लिगेंड बोलोगे, लिगेंड ही अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं मेटल से, जो बॉन्ड बनेगा उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल एरो से। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया आपका लिगेंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। अभी हमें ये तो पता चल गया लिगेंड्स क्या होता है, मेटल को जो सराउंडिंग में रहेगा उसको हम लिगेंड्स बोलेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, कि लिगेंड्स के भी कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। सो लिगेंड्स के 3 टाइप है, मोनोडेंटेड लिगेंड, पॉलीडेंटेड लिगेंड एंड एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। क्लियर। मोनो मतलब क्या, सिंगल। पॉली मतलब एक से ज्यादा, यहाँ हम बोल सकते हैं मैनी, डिफरेंट और मैनी। एम्बीडेंटेड का मतलब होता है डुअल, 2 नेचर। ठीक है। अब ये नेम से हमें समझ गया, अभी 1 बाय 1 हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। सो टाइप्स ऑफ लिगेंड 3 टाइप्स, मोनो, पॉली, एम्बीडेंटेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोनोडेंटेड पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड। सो मोनोडेंटेड लिगेंड हम किसको बोलेंगे, सो द मोनोडेंटेड लिगेंड हैज ओनली 1 डोनर एटम लिंक टू द सेंटर मेटल एटम। अब इसका मतलब क्या है, सो आपके जो लिगेंड रहेंगे वो अगर मोनोडेंटेड लिगेंड रहेगा तो वो क्या करेगा, मेटल से सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब क्या, वो लिगेंड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डोनर एटम रहेगा और वो सिर्फ अपना एक ही बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ। वैसे टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। अभी इसका एग्जांपल देखो। सो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर क्लोरीन की, सो अगर मेरा मेटल है प्लेटिनम, ठीक है। अब ये क्या है, आपका प्लेटिनम मेटल है। अब ये क्या करेगा, लिगेंड से सराउंडेड रहेगा। फॉर एग्जांपल क्लोरीन से ये सराउंडेड है। अब ये क्लोरीन जो है वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। मतलब क्या, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेटिनम से एक सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। यहाँ पर सिर्फ एक आपका क्लोरीन ही डोनर एटम है, वही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो वैसे लिगेंड जिसमें एक ही डोनर एटम रहेगा, जैसे कि आपका अमोनिया। अभी अमोनिया देखो मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है। सो अमोनिया में जो मेटल से बॉन्ड कौन बनाएगा, सिर्फ नाइट्रोजन, ना कि हाइड्रोजन। तो हम क्या बोलेंगे, आपके अमोनिया में एक ही डोनर एटम है, वो कौन है, नाइट्रोजन। डोनर एटम मतलब क्या, जो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल से डोनेट कर रहा है या शेयर कर रहा है। सो अमोनिया में कौन शेयर कर रहा है, सिर्फ नाइट्रोजन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर है एवरीवन। सो मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है, सिर्फ ऐसे लिगेंड में एक ही डोनर एटम है जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक से ज्यादा डोनर एटम उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे। तो अमोनिया हो गया। फिर क्लोरीन में तो सिर्फ क्लोरीन अकेला ही है। फिर मैं बात करूं अगर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन की, तो OH माइनस में आपके ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो आपका ऑक्सीजन क्या करेगा, मेटल से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यस और नो। सो OH माइनस में 2 एटम है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, बट शेयर किससे कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन अपना डोनर एटम कहलाएगा, क्योंकि वही अपना इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेटल से डोनेट कर रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर एवरीवन। फिर आपका साइनाइड में कार्बन के थ्रू बॉन्डिंग होती है, तो सिर्फ यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। क्लियर एवरीवन। मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब ऐसा है लिगेंड जिसमें एक ही डोनर एटम प्रेजेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे पॉलीडेंटेड। अभी पॉलीडेंटेड का मतलब क्या होता है, मेनी, मतलब क्या, एक से ज्यादा डोनर एटम जिसमें प्रेजेंट रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड
लिगेंड। अभी पॉलीडेंटेड का मतलब क्या है, ऐसे लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम है। अभी एक से ज़्यादा मतलब क्या, 2 भी हो सकते हैं, 3 डोनर एटम भी हो सकते हैं, 4 डोनर एटम भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अब कैसे हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। सो द पॉलीडेंटेड लिगेंड हैज 2 और मोर डोनर एटम लिंक टू द सेंटर मेटल आयन। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका जो मेटल है उसके सराउंडिंग में जो लिगेंड्स रहेंगे, एक लिगेंड एक से ज़्यादा बॉन्ड मेटल से बनाएगा, क्योंकि वो एक से ज़्यादा डोनर एटम उसमें प्रेजेंट है। डोनर एटम मतलब क्या, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मेटल से। अब ऐसे एक से ज़्यादा डोनर एटम है, जैसे कि आपका इथिलीन डायमाइन। अभी देखो इथिलीन डायमाइन का स्ट्रक्चर क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये आपका इथिलीन बोलेंगे, और ये आपका अमाइन ग्रुप। 2 बार अमाइन ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर लिया है हमने डाई अमाइन। क्लियर एवरीवन। सो अभी यहाँ देखो NH2 यहाँ पर भी है, NH2 यहाँ पर भी है। सो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, लोन पेयर। सो यहाँ पर आपके पास 2 नाइट्रोजन जिसके पास लोन पेयर है। सो अभी क्या होगा, सो जब मैं इथिलीन डायमाइन लूँगी तो वो मेटल से यहाँ से भी डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ से भी बॉन्ड बना सकता है। सो इथिलीन डायमाइन में क्या होगा, 2 डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे, एक आपका ये वाला नाइट्रोजन भी और ये वाला नाइट्रोजन भी। तो यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल में कितने डोनर एटम है, एक से ज़्यादा। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। बाई क्यों, क्योंकि 2 है, 2 डोनर एटम है ना। अभी ये पोली तो है क्योंकि एक से ज़्यादा है, पर पोली में भी कौन सा, बाइडेंटेड। क्लियर। तो ये कौन सा कहलाएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। सो बाइडेंटेड का मतलब होता है 2, जिसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट रहेंगे। फिर और एक एग्जांपल लिया है मैंने, ऑक्सिलेट आयन। ऑक्सिलेट आयन क्या होता है, C2O4। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन में यहाँ पर देखो जो आपके 2 ऑक्सीजन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज प्रेजेंट है। अभी यहाँ पर माइनस चार्ज नहीं है क्योंकि वो कार्बन से डबल बॉन्ड बना रहे, बट ये जो 2 ऑक्सीजन है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, माइनस चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये दोनों भी क्या करेंगे, सो दोनों भी डोनर एटम कहलाएंगे, वो दोनों भी क्या करेंगे, मेटल से बॉन्ड बना सकते हैं। सो यहाँ पर भी आपके 2 ऑक्सीजन है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहे और शेयर कर रहे और बॉन्ड बना रहे। तो हम इसको भी क्या बोलेंगे, बाइडेंटेड, क्योंकि यहाँ पर भी 2 डोनर एटम है। क्लियर। सो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, पॉलीडेंटेड, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा है। फिर इथिलीन डायमाइन, ये दोनों क्लियर है। अब देखो इथिलीन डायमाइन, सो अगर इथिलीन डायमाइन का आप स्ट्रक्चर देखोगे, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इथिलीन डायमाइन तो हमने देख दिया। अब हम देखेंगे इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा देखो, तो देखो जैसे हमने इथिलीन डायमाइन का देखा था ना, CH2 यहाँ पर क्या होता है, NH2, और यहाँ पर भी होता है NH2। सो NH2 में नाइट्रोजन रहेगा और ये 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे एसीटेट ग्रुप से। देखो H2 की जगह पर 2 एसीटेट ग्रुप आ गए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन की जगह पर 2 एसीटेट ग्रुप आ गए, CH2 C डबल बॉन्ड OO। सो चारों भी देखो सेम ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा एसीटेट, क्योंकि 4 बार एसीटेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। क्लियर एवरीवन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितने डोनर एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पर देखो आपका नाइट्रोजन एक है डोनर एटम, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, तो 2 डोनर एटम हो गए, 1 2, एज वेल एज आपके जो ऑक्सीजन है जिसपे माइनस चार्ज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर 1 2 3 4। सो यहाँ पर आपके टोटल 6 डोनर एटम प्रेजेंट है। सो इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट में टोटल 6 डोनर एटम प्रेजेंट है। मतलब क्या, आपके एक ही मॉलिक्यूल में 6 डोनर एटम होने की वजह से वो 6 बॉन्ड मेटल से बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्साडेंटेड लिगेंड। क्लियर। हेक्साडेंटेड मतलब क्या, ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा लिगेंड जिसमें 6 डोनर एटम प्रेजेंट है, 6 डोनर एटम। तो यहाँ पर ये मेटल, ये दोनों नाइट्रोजन से भी बॉन्ड बनाएगा, फिर चारों भी ऑक्सीजन भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन मेटल से शेयर करेंगे। क्लियर एवरीवन।
तो ये सारे हो गए आपके पॉलीडेंटेड लिगेंड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सो नेक्स्ट अभी हम लास्ट टाइप ऑफ लिगेंड डिस्कस करेंगे विच इज योर एम्बीडेंटेड लिगेंड। अभी एम्बीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग क्या है वो देखते हैं। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग होता है ऐसा लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम है। यहाँ पर भी कितने डोनर एटम है? 2 डोनर एटम है, बट एट अ टाइम ओनली either electron pair of either donor atom to form a coordinate bond with the metal ion are called ambidentate ligand। अब इसका मतलब क्या है? अब ये लिगेंड में भी 2 डोनर एटम तो है, बट एट अ टाइम सिर्फ एक ही डोनर एटम इलेक्ट्रॉन देगा। अभी उसका मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरे पास है NO2 लिगेंड, ठीक है, NO2 लिगेंड है मेरे पास, वो मेटल से बॉन्ड बना रहा है। अभी ये NO2 में 2 डोनर एटम है, एक मेरा नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, ठीक है, बट एट अ टाइम क्या होगा? या तो मेरा नाइट्रोजन मेटल से बॉन्ड बनाएगा या तो फिर ऑक्सीजन बनाएगा। दोनों कभी भी साथ में मेटल से बॉन्ड नहीं बनाएंगे, या तो नाइट्रोजन या तो फिर ऑक्सीजन। तो वैसे टाइप के लिगेंड को हम क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है एवरीवन? एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब 2 डोनर एटम रहेंगे बट एट अ टाइम एक ही मेटल से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर देखो NO2 ग्रुप में देखो, ये M मतलब मेटल, ये मेरा लिगेंड है NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग हुआ है, तो नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन मेटल से शेयर किया है। अब यहाँ पर या तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब मेरा ऑक्सीजन भी डोनर एटम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीजन ने मेटल से बॉन्ड बनाया है, दोनों ने साथ में बनाया है क्या? नहीं, या तो नाइट्रोजन ने बनाया या तो ऑक्सीजन ने बनाया। तो ये क्या हो गया आपका? एम्बीडेंटेड लिगेंड। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका टर्म्स यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम जो टर्म्स यूज करने वाले हैं, सो वो टर्म्स क्या रहेंगे और उसको हम क्या बोलते हैं वो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। द सेंट्रल मेटल आयन एंड द लिगेंड लिंक टू इट आर इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अभी इसका मतलब क्या है? सो जो मेरा मेटल है और वो मेटल के पास में जो लिगेंड सराउंडेड है, उसके आसपास जो लिगेंड प्रेजेंट है, वो मेटल और लिगेंड को हम क्या करेंगे? एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेरा मेटल और लिगेंड रहेगा, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट रहेगा आपका? सो जो मेटल है और उसके सराउंडेड में जो लिगेंड प्रेजेंट रहेगी उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर एवरीवन? द आयोनाइजेबल ग्रुप शोन आउटसाइड द ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। अभी काउंटर आयन का मतलब क्या है? सो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी आयन प्रेजेंट रहेंगे उसको मैं क्या बोलूंगी? काउंटर आयन। अब ये काउंटर आयन का काम क्या है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है FeCN6। तो यहाँ पर आपका मेटल है आयरन जो साइनाइड से अटैच्ड है, तो आपका मेटल हो गया Fe और लिगेंड कितने हैं? 6 साइनाइड लिगेंड से वो अटैच्ड है। तो उसको मैंने क्या किया? देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब मैं क्या करूंगी? तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जो भी चार्ज रहेगा, अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नेट चार्ज रहेगा ना, तो वो नेट चार्ज को बैलेंस करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे मिल रहा है -4। अब ये -4 कैसे आया वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर -4 है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे +4 चाहिए, यस और नो? सो ये -4 को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर K4 लेंगे। एक पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, तो यहाँ पर मुझे कितने पोटेशियम लेने पड़ेंगे? 4 पोटेशियम, तभी +4 होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया? यहाँ पर एक आयन लिया जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो नेट चार्ज है ना उसको बैलेंस कर रहा है, यस और नो? और वो हम कहाँ लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो इसको मैं क्या बोलूंगी? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन का काम क्या है? तो आपका जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेट चार्ज है उसको बैलेंस करने का काम कौन करेगा? काउंटर आयन। और उसको हम कहाँ लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है? सो जब हम इसको, तो अभी इसीलिए देखो ये इसके ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है क्योंकि ये +4 -4 बैलेंस हो गया। जब मैं इसको वाटर में डिसोसिएट करूंगी ये आपका कॉम्प्लेक्स को, तो ये वापस क्या है? ब्रेक डाउन होके K4 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि एक पोटेशियम पे +1 चार्ज, ऐसे मेरे पास 4 पोटेशियम है तो 4K+ हो जाएगा और आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा?
-4। क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। जैसे कि यहाँ पर देखो हमने ये कॉम्प्लेक्स पे -4 चार्ज था, या अगर मुझे फाइंड आउट करना है अगर मेरा ये मेटल है तो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो यहाँ पर अभी हम डिस्कस करेंगे। सो मेरे पास है FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स मुझे दिया गया है, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, सो मुझे फाइंड आउट करना है जो मेरा मेटल है Fe उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो। सो चार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इज -4, यस और नो। सो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, इक्वल टू यहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। तो एक तो है आयरन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, प्लस कौन प्रेजेंट है, लिगेंड, तो चार्ज ऑफ लिगेंड, ठीक है। या यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिगेंड। कितने Fe है, ओनली 1 Fe है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 1 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। लिगेंड कितने आपके पास, साइनाइड 6, तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cn- आयन, या तो आप लिखोगे चार्ज ऑन द Cn- आयन। तो मुझे बताओ साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1 होता है ना, क्योंकि वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो भी हमें मालूम है। और साइनाइड पे Cn पे कौन सा चार्ज होता है, -1। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, लिगेंड का चार्ज लिखना है, और उसी को, वही चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो अब चार्ज लिखोगे तो भी चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पर आपके एक साइनाइड पे -1 चार्ज, आपके पास टोटल कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है, तो 6 इंटू चार्ज ऑफ Cn- आयन। तो एक Cn पे -1, तो 6 इंटू -1 लिख दोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन एज इट इज, यहाँ पर आपको जो भी कॉम्प्लेक्स का चार्ज मिला था वो आप इक्वल टू के बाजू में लिख दोगे। सो इक्वल टू करके आपने क्या लिख दिया, -4। सो आप अभी इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो। सो -4 इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 इंटू 6, 6 1 जा 6, प्लस माइनस माइनस। अब ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। सो -4 + 6 क्या हो जाएगा, +2। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe क्या मिल गया, +2। क्लियर? तो बहुत ही इजी है। कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जिसका फाइंड आउट करना है वो लिखोगे, प्लस जितने भी लिगेंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पर प्लस करोगे, और जो भी आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज रहेगा वो आप इक्वल टू करके लिख दोगे। और सिंपल मैथ जैसे आप सॉल्व करते हो, इक्वल टू के यहाँ पर लेके गए, प्लस माइनस किया, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर को ही हम कैपिटल Cn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है अभी वो देखेंगे। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन इन द कॉम्प्लेक्स इज नंबर ऑफ लिगेंड डोनर एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू इट। सो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, तो जो मेरा मेटल है वो मेटल को कितने नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल। अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल हम किसको बोलेंगे, सो जो मेरा मेटल है ना सेंटर में मेटल, वो मेटल को कितने लिगेंड डायरेक्टली अटैच है, कितने लिगेंड ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। सो जितने नंबर ऑफ लिगेंड ने अपना डोनेट किया रहेगा इलेक्ट्रॉन, उतने डोनर एटम प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है एवरीवन? फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो मेरे पास है सेंटर में कोबाल्ट जो 4 अमोनिया से बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो NH3 है और 2 है आपका Cl2, ठीक है। तो टोटल इसने 6 Cl2 मतलब, रुको वापस एक बार, ये आपका कोबाल्ट, दो क्लोरीन और 4 अमोनिया। तो यहाँ पर मुझे बताओ आपके कोबाल्ट ने कितने डोनर एटम से सराउंडेड है, टोटल 6 ना। देखो नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया, क्लोरीन ने एक बॉन्ड, क्लोरीन ने एक बॉन्ड, नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड, यहाँ पर भी NH3 में नाइट्रोजन ने डोनर एटम, नाइट्रोजन। अभी देखो अमोनिया में N भी है, H भी है,
बट डोनर एटम तो सिर्फ नाइट्रोजन ही है, हमें मालूम है ना अमोनिया क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड। सो हमें क्या काउंट करना है कि मेरे मेटल से कितने डोनर एटम ने बॉन्ड बनाया है। सो अमोनिया में तो एक ही डोनर एटम है, तो एक ही बॉन्ड बन रहा है अमोनिया। क्लोरीन में भी सिर्फ Cl ही डोनर एटम है, तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने डोनर एटम है, टोटल 6 डोनर एटम है। तो यहाँ पर आपका कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ये कब होगा, सो यहाँ पर आप याद रखोगे, अगर आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड का सबको मालूम है अभी मीनिंग, जिसमें एक ही डोनर एटम रहेंगे, सो जितने नंबर ऑफ लिगेंड वही उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बनाता है। यस और नो। सो यहाँ पर देखो 4 2 6, टोटल मेरे पास 6 लिगेंड थे, 4 अमोनिया थे, 2 क्लोरीन थे। सो वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो गया, मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला, 6। सो इन केस ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड हम क्या बोलेंगे, जितना लिगेंड नंबर ऑफ लिगेंड रहेगा उतना ही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अगर 6 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6, अगर 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 रहेगा। क्लियर। और एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल आपके पास है आयरन और वो अटैच्ड है ऑक्सिलेट आयन से। C2O4 क्या होता है, ऑक्सिलेट आयन। कितने ऑक्सिलेट आयन लिया है, देखो मैंने 3। तो यहाँ पर मुझे बताओ आपका ऑक्सिलेट आयन कौन सा लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड है क्या, नहीं। हमने क्या देखा था, ये कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, एक C2O4 में मेरे पास 2 डोनर एटम है, तो एक C2O4 मॉलिक्यूल मेटल से 2 बॉन्ड बनाएगा। यस और नो, बिकॉज ये बाइडेंटेड है। अब मेरे पास कितने C2O4 है, 3, एक बनाएगा 2 बॉन्ड मेटल से, तो 3 कितने बनाएंगे, टोटल 6 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिगेंड के साथ मेटल के कितने बॉन्ड बन रहे, टोटल 6 बॉन्ड बन रहे। तो आपका Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर गलती क्या होती है, सब लोग क्या देखते हैं, लिगेंड्स का नंबर देखते हैं और वही कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं। वो कब सच होगा, जब आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड है। बट अगर मोनोडेंटेड लिगेंड नहीं है तो जितने बाइडेंटेड लिगेंड है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू को। अगर हेक्साडेंटेड रहेगा तो, अगर यहाँ पर मेरे पास कोई हेक्साडेंटेड लिगेंड रहता और वैसे मेरे पास 2 हेक्साडेंटेड लिगेंड है, यहाँ पर 2 रहता, तो एक ने 6 डोनर एटम है, तो 2 में कितने हो जाएंगे, 12। समझ रहे हो सब लोग। सो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे डिपेंड है, आपके टाइप ऑफ लिगेंड पे, कि आपका लिगेंड का कौन सा टाइप है। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सिलेट आयन मेरा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो बाइडेंटेड एक मॉलिक्यूल ने 2 शेयर किया डोनर एटम, तो 3 मतलब 6। क्लियर एवरीवन। तो Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। क्लियर है सबको। सो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका डबल सॉल्ट। सो डबल सॉल्ट हम किसको बोलेंगे, अ डबल सॉल्ट डिसोसिएट इन वाटर कंप्लीटली इनटू सिंपल आयन। अगर मेरे पास कोई सॉल्ट है और वो सॉल्ट मैं जब वाटर में डालूंगी, सो वाटर में वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होने के बाद आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, डबल सॉल्ट। क्लियर है। सो डबल सॉल्ट का मतलब क्या है, अगर वो सॉल्ट वाटर में डिसोसिएट होने के बाद वो सॉल्ट कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में। सो वैसे टाइप के सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे, डबल सॉल्ट। क्लियर एवरीवन। अभी एग्जांपल देखते हैं, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर लिया है मोर्स सॉल्ट। मोर्स सॉल्ट का ये हो गया फॉर्मूला, FeSO4 NH4 ट्वाइस SO4 6 वाटर। ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, देखो वाटर में डिसोसिएट किया। सो जब मैंने ये सॉल्ट को वाटर में डिसोसिएट किया तो यहाँ पर देखो कंप्लीटली वो आयन में कन्वर्ट हो गया, तो आपका FeSO4 Fe2+ और SO4 2- में कन्वर्ट हो गया। फिर आपका NH4+ में कन्वर्ट हो गया, SO4 2- में कन्वर्ट हो गया, वाटर भी H+ और OH- में कन्वर्ट हो जाएगा, आया ना। तो यहाँ पर आपके पास सॉल्ट में जो भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे किस में कन्वर्ट हो गए, डिसोसिएट होने के बाद कंप्लीटली आयंस में। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, देखो सब आयंस के फॉर्म में दिखेंगे। तो ये मोर सॉल्ट को मैं क्या बोलूँगी, डबल सॉल्ट। बहुत ही ईजी है। डबल सॉल्ट का मतलब क्या, सो ऐसा सॉल्ट जो मैं वाटर में डिसोसिएट करूँगी तो कंप्लीटली आयन में फॉर्म होगा, सो दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। एग्जाम्पल लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलेंगे? सो द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट इन वाटर विथ एट लीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन। अभी इसका मतलब क्या है? जब मैं कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको वाटर में डिसोसिएट करूँगी, आयन तो जनरेट हो गए बट साथ में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी, एक कॉम्प्लेक्स भी प्रोड्यूस्ड होगा, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था? कोई भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो रहा था, सब आयन में ही डिसोसिएट हो रहे थे, बट यहाँ पर क्या होगा? आयन तो होगा, साथ में एक कॉम्प्लेक्स आयन भी बनेगा। यहाँ पर देखो कैसे। तो मेरे पास है K4FeCN6। सो जब मैंने K4FeCN6 को वाटर में डाला तो यहाँ पर क्या हुआ? जो आपका K4 है ये तो यहाँ वाटर से डिसोसिएट होके आयन में कन्वर्ट हो गया, बट ये जो आपका मेटल और लिगेंड है वो देखो ब्रेक डाउन होके आयन में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, वो आपके एज इट इज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इसीलिए ये क्या हो गया? आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर क्या हुआ? आपका मेटल और जो लिगेंड थे वो आयन में कन्वर्ट नहीं हुए, वो कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो आप याद क्या रखोगे? सो कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा ना, जैसे कि ये मेरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अभी हमने इसका ही एग्जांपल लिया था। सो K4 क्या होता है? काउंटर आयन, अभी मैंने बताया था जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। और ये क्या है? मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जिसमें मेटल और लिगेंड होते हैं। सो हम क्या बोलेंगे? जब भी आप कोई भी कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालोगे, अगर वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रहेगा तो जो काउंटर आयन होता है ना वो इजीली डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा मतलब क्या? इससे अलग हो जाएगा। बट आपके जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में प्रेजेंट है वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे। क्लियर एवरीवन? सो लिगेंड और मेटल कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होंगे, जो काउंटर आयन है वो इजीली आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे? ये क्या है आपका? आयोनाइजेबल स्पीसीज, आयोनाइजेबल ग्रुप। ये जो है दोनों मेटल और आपका लिगेंड नॉन आयोनाइजेबल, वो आयन में कन्वर्ट नहीं होगा वाटर में डालने के बाद भी। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये काउंटर आयन है और ये आपका कॉम्प्लेक्स आयन, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और डबल सॉल्ट में क्या हो रहा था? सब आयन में कन्वर्ट हो रहे थे। अब यहाँ पर वैसा हुआ क्या? नहीं, मेटल और लिगेंड आपस में ही है, सो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे वर्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर हम टोटल 4 पोस्टुलेट पढ़ने वाले। सो पहले देखते हैं पोस्टुलेट नंबर 1। Unlike the metals or the metal in the complex possesses 2 types of valencies। सो यहाँ पर क्या बोला है? सो आपका जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसमें जो मेटल प्रेजेंट है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी रहेगी। एक वैलेंसी को हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी, उसी को हम आयोनाइजेबल वैलेंसी भी बोल सकते हैं, और सेकंड को हम बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी, जिसको हम नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलेंगे। अब ये प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। अभी हमें क्या बोला गया है? सो जो आपका मेटल है उसके पास 2 टाइप की वैलेंसी है। कौन कौन सी? एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। ठीक है। अब द आयोनाइजेबल स्फीयर कंसिस्टिंग ऑफ एंटाइटीज विच satisfy the primary valency of the metal. The primary valencies are generally satisfied by the anions. So ये जो आपके मेटल के पास प्राइमरी वैलेंसी है ना, वो किससे सेटिस्फाई हो रही है? अनायन से सेटिस्फाई हो रही है। और ये प्राइमरी वैलेंसी को ही हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल वैलेंसी, या जो आयोनाइजेबल स्फीयर कहलाता है। अब ये आपको अभी नहीं समझेगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, बट जब आप एग्जाम्पल देखोगे ना तो ये सारे स्टेटमेंट आपके क्लियर हो गए। डोंट वरी। The secondary coordination sphere consisting of entities which satisfy the secondary valency and are non-ionizable. So secondary sphere कौन सा रहेगा? जिसको हम बोलेंगे secondary valency, जो कि रहेगी आपकी non-ionizable, and secondary valency में कौन रहेगा? For a metal are fixed and satisfied by anion or neutral ligand. तो आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी थी वो किससे सेटिस्फाई हो रही थी? अनायन से। अब जो सेकेंडरी वैलेंसी वो कौन सेटिस्फाई करेगा? आपका लिगेंड। और वो लिगेंड कौन सा रहेगा? या तो वो अनायन फॉर्म में हो सकता है या तो वो न्यूट्रल लिगेंड रहेगा। द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर कितना रहेगा? जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा।
कोऑर्डिनेशन नंबर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। सो मेटल के सराउंडिंग में जो नंबर ऑफ लिगेंड रहेगा उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी, जितना आपका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। द सेकेंडरी वैलेंसी हैव अ फिक्स्ड स्पेटियल अरेंजमेंट अराउंड द मेटल आयन। तो आपकी ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है जिसमें आपके लिगेंड्स प्रेजेंट है वो न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं, अनायनिक लिगेंड भी हो सकते हैं। तो इनका जो अरेंजमेंट है मेटल के सराउंडिंग में वो एक फिक्स्ड अरेंजमेंट रहेगा। अभी यहाँ पर आप डायग्राम देखो। सो यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लेक्स लिया है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CONH3 6Cl3। तो अभी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इस पर हम पढ़ चुके हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। हाँ या ना। सो अब हम क्या बोलेंगे, तो आपका जो ये मेटल है ना कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसके पास दो टाइप की वैलेंसी है। एक को मैं बोलूँगी प्राइमरी, तो दूसरे को मैं बोलूँगी सेकेंडरी। अब हम प्राइमरी किसको बोलेंगे, जो काउंटर आयन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी। और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। अब मैंने देखो प्राइमरी वैलेंसी को ही आयोनाइजेबल भी बोला है। क्यों आयोनाइजेबल बोला है, क्योंकि जब ये मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालती हूँ तो क्या होता है, तो काउंटर आयन आपका आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो। ऑलरेडी मैंने और एक एग्जांपल लेके आपको बताया था, जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को वाटर में डालूंगी तो आपका जो काउंटर आयन होता है वो इजीली आयन में कन्वर्ट हो जाता है, बट आपका ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है वो एज इट इज कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ही रहेगा, वो आयन में कन्वर्ट्स नहीं होता है। यस और नो। हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का यही डेफिनेशन देखा था। तो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वैलेंसी या तो आयोनाइजेबल वैलेंसी, क्योंकि वो इजीली आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये है CONH3 6, तो उसका देखो कोबाल्ट आपका मेटल सेंटर में रहेगा और 6NH3 है तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाएंगे। तो एक देखो प्रॉपर अरेंजमेंट में अमोनियम लिगेंड आपके प्रेजेंट है। क्लियर एवरीवन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्फीयर या तो फिर नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो जो भी मेरा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है दो टाइप की वैलेंसी है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी किसको बोलेंगे, जो काउंटर आयन है उसको। सेकेंडरी किसको बोलेंगे, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको। ये है नॉन आयोनाइजेबल, ये है आयोनाइजेबल। क्लियर एवरीवन। तो वही हमने स्टेटमेंट में लिखा है। तो ये हो गया आपका वर्नर थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। सो अभी हमने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उसके क्लासिफिकेशन। सो दो टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ लिगेंड, कि आपका कौन से टाइप का लिगेंड अटैच्ड है उसके बेसिस पे आपके कॉम्प्लेक्स का दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। एक है होमोलिप्टिक, एक है हेट्रोलिप्टिक। अभी होमो का मतलब सबको मालूम है, सेम। हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो यहाँ पर होमो मतलब सेम। अभी क्या सेम क्या डिफरेंट वो देखेंगे। सो द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बाउंडेड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड आर कॉल्ड होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। सो हम होमोलिप्टिक किसको बोलेंगे, सो जो मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा ना उसमें जो मेटल को सराउंडिंग लिगेंड प्रेजेंट है वो लिगेंड कैसे हैं, सेम टाइप के हैं। अगर मेरे पास है आयरन Fe, ठीक है, अब ये Fe को साइनाइड लिगेंड अटैच्ड है तो यहाँ पर उसके सराउंडिंग में सिर्फ साइनाइड ही लिगेंड रहेगा, मतलब सेम टाइप का लिगेंड यहाँ सराउंडेड है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्लियर एवरीवन। होमोलिप्टिक का मतलब क्या है, सो मेटल के सराउंडिंग में जो लिगेंड रहेंगे वो लिगेंड कैसे होने चाहिए, सेम टाइप के, इजी। और अभी उसका एग्जांपल भी यहाँ पर मैंने लिया है, देखो कोबाल्ट विथ अमोनिया। अमोनिया कितना लिया है मैंने, 6। अभी यहाँ पर मेरे पास सेम टाइप का ही लिगेंड है, यहाँ पर 6 बार कौन है, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया। यस और नो, इट मीन्स वन टाइप ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट। सो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया मेरा, होमोलिप्टिक। अब हेट्रोलिप्टिक क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। इट मीन्स व्हाट, द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बाउंडेड टू वन और ओनली वन, नहीं यहाँ पर क्या आएगा, वन और डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलिप्टिक। क्लियर एवरीवन। सो हेटेरोलिप्टिक लिगेंड, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलेंगे, ऐसा कॉम्प्लेक्स जहां पर मेरा जो मेटल है उसके आसपास में जो लिगेंड है ना
वो लिगेंड डिफरेंट टाइप के हैं, सेम टाइप के लिगेंड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, कोबाल्ट के पास एक तो अमोनिया लिगेंड अटैच्ड है, एज वेल एज देखो क्लोरीन भी अटैच्ड है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक कोबाल्ट 2 क्लोरीन से अटैच्ड है और 4 अमोनिया से अटैच्ड है, बराबर। तो यहाँ पर मुझे बताओ क्या आपका कोबाल्ट सेम लिगेंड से अटैच्ड है? नहीं, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, एक है अमोनिया, एक है क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया? हेट्रोलिप्टिक। क्लियर एवरीवन? बहुत ही इजी है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड अटैच है, हेट्रो सेम टाइप के लिगेंड है होमो। सो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। आपके कॉम्प्लेक्स में कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन क्या है देखो। सो उसके बेसिस पे आपका एक रहेगा कटायनिक कॉम्प्लेक्स, एक रहेगा अनायनिक कॉम्प्लेक्स और एक रहेगा न्यूट्रल। अभी देखो नेम से ही समझ में आ रहा है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स इट मीन्स व्हाट, आपके कॉम्प्लेक्स पे कटायनिक मतलब पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अनायनिक कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलेंगे, आपके कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। न्यूट्रल किसको बोलेंगे, ना तो पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। तो अभी देखो डेफिनेशन क्या है, अ पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। सो कटायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स हम किसको बोलेंगे, सो ऐसा कॉम्प्लेक्स जिस पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या, जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं वो। तो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो मैं उसको क्या बोलूंगी, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। अभी यहाँ पर एग्जांपल देखो, यहाँ पर मेरे पास जिंक मेटल विथ 4 अमोनिया लिगेंड। अब ये कॉम्प्लेक्स ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इट मीन्स ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब मुझे बताओ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कौन सा है, 2+ पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कटायनिक कॉम्प्लेक्स। और एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है CONH3 5Cl, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। तो हमें किसका देखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही चार्ज देखना है। क्लियर, काउंटर आयन से कुछ लेना देना नहीं है हमें। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का चार्ज, अभी यहाँ पर देखो आपको कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, तो आप क्या समझोगे कि यहाँ पर ये न्यूट्रल है क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है, बिकॉज क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पर देखो काउंटर आयन है। काउंटर आयन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नेट चार्ज 0 हो जाए, यस और नो। बट जब मैं ये काउंटर आयन हटा दूंगी तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा वो हमें देखने का। तो जब मैं ये कॉम्प्लेक्स को वाटर में डालूंगी तो यहाँ पर ये काउंटर आयन क्या हो जाएगा, डिसोसिएट होके कंप्लीटली आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका सल्फेट आयन SO4 के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, 2-, यस और नो। तो आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कौन सा रहेगा, 2+। तभी तो यहाँ पर 0 है ना, मेरे अगर आयन के पास 2- है तो कॉम्प्लेक्स के पास कौन सा रहेगा, 2+ ही रहेगा। बट ऑब्वियस बात है, तभी तो यहाँ पर कोई भी चार्ज मुझे नहीं दिख रहा है, यस और नो। तो एक्चुअली में हमने क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर वो आयन जो कॉम्प्लेक्स स्फीयर का चार्ज था ना वो आपके काउंटर आयन ने बैलेंस कर दिया है। बट एक्चुअली में जब मैं डिसोसिएट करूंगी तो आपके कॉम्प्लेक्स पे मुझे कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, तो ये भी किसका एग्जांपल है, कटायनिक कॉम्प्लेक्स का। तो आपको सिर्फ चार्ज दिखेगा वही नहीं देखने का है, बट जो काउंटर आयन प्रेजेंट है ना उस पर कौन सा चार्ज है वो देखने का। अगर काउंटर आयन पे नेगेटिव है तो आपके कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव रहेगा, काउंटर आयन अगर पॉजिटिव रहेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव रहेगा। क्लियर, अपोजिट, इधर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। तो ये हो गया आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स, अ नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर और अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड अनायनिक स्फीयर कॉम्प्लेक्स। सो जब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल देखो, सो यहाँ पर आपको NiCN4,
इसके ऊपर देखो कौन सा चार्ज दिख रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, 2-, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है K3FeCN6। अभी K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम कौन से फॉर्म में होता है, K+ के फॉर्म में, तो आपका काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज, तो मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव। एक K पे +1, मेरे पास कितने पोटेशियम है, 3 पोटेशियम है, सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3+, तो यहाँ पर कितना रहेगा 3-, तो अभी तो 0 हो रहा है ना, तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। अभी न्यूट्रल मीन्स व्हाट, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो, अ न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डज नॉट पॉसेस कटायनिक और अनायनिक स्फीयर। सो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस ना तो कटायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर रहेगा ना तो अनायनिक। अब यहाँ देखो एग्जांपल, प्लेटिनम PtNH3 तो यहाँ पर मेरे पास NH3 और Cl2 दो टाइप के लिगेंड है और ये सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही चार्ज देखना है। सो यहाँ पर देखो आपकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं। क्या उसके आसपास काउंटर आयन प्रेजेंट है, बिल्कुल भी नहीं, कोई भी काउंटर आयन नहीं है। अगर काउंटर आयन होता तो हमें अपोजिट चार्ज देना पड़ता कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, बट ये ना तो कोई चार्ज है ना ही कोई काउंटर आयन है, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। सेम यहाँ पर भी सेम वैसा ही हो रहा है, देखो ना तो काउंटर आयन प्रेजेंट है और ना ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रल स्फीयर कॉम्प्लेक्स। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको हम EAN रूल भी बोलते हैं। सो ये आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए आता है EAN रूल कैलकुलेट करने। आपको कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा और आपको उसका EAN रूल, EAN वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। अभी देखते कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला स्टडी करेंगे और एक एग्जाम्पल भी हम लेंगे। सो EAN रूल का मतलब क्या होता है, पहले वो देखते हैं। सो EAN रूल इक्वल्स टू total number of electron around the central metal ion in the complex. So EAN equal to, EAN रूल का इक्वल टू मतलब क्या रहेगा, वो किसको इक्वल टू रहेगा, आपका जो मेटल है ना, वो मेटल के सराउंडिंग में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। EAN rule states that metal ion continue to accept electron pair till it attains electronic configuration of next noble gas. अभी आपका मेटल का काम क्या है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, यस और नो। सो यहाँ पर आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन कब तक लेगा, सो इलेक्ट्रॉन तब तक लेगा जब तक उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसके नेक्स्ट नोबल गैस जितना होना चाहिए। अब देखो मेरे पास कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल कॉपर, ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रॉन कब तक लेगा, तो जब तक उसके बाद जो नोबल गैस आता है ना उसका और ये कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता, तब तक वो इलेक्ट्रॉन लेगा। सो आपके कौन कौन से नोबल गैस आते हैं मेटल के बाद, तो वो आर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है, या तो क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर याद रखना है आपको, आर्गोन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। तो आपको 18 वैल्यू मिला, 36 मिला, 54 मिला और 86, इसमें से कोई भी वैल्यू मिली, इट मीन्स आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, जो आपको कॉम्प्लेक्स है, वो EAN रूल फॉलो करेगा। क्लियर है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें इसको इक्वल टू मिल रहा है। अगर इक्वल टू मिला तो इट विल ओबे EAN रूल, अगर नहीं मिला तो ओबे नहीं करेगा। क्लियर है, सो आप ये वैल्यू याद रखोगे, 18, 36, 54, 86 सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलना चाहिए, नहीं मिला तो वो फॉलो नहीं करेगा। अब रूल क्या है, देखो फॉर्मूला क्या है। सो EAN इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल आयन, तो आपके जो मेटल है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्लस क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, और आपके लिगेंड ने कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है वो दोनों ऐड कर देंगे। अभी देखो इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा जितना उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, यस और नो। एटॉमिक नंबर को मैंने Z से रिप्रेजेंट कर दिया।
सो Z माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल टू फॉर्म आयन। अभी आपका मेटल देखो कौन से फॉर्म में, आयन के फॉर्म में। आयन के फॉर्म में मतलब क्या, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या कब रहेगा, जब उसने इलेक्ट्रॉन दिया है। तो यहाँ पर आपका जो मेटल है उसका हमें आयन में कन्वर्ट होने के लिए उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए वो भी फाइंड आउट करने पड़ेंगे। क्लियर, तो उसको हम माइनस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय द मेटल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड, और फिर हम किससे प्लस करेंगे, तो लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट दिए हैं। बहुत ही ईजी है, अभी आपको कॉम्प्लिकेट लगेगा बट सॉल्व करोगे वेरी इजी। हाँ, तो आप प्लीज इसका एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि इतना बड़ा फॉर्मूला है, बट ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम एटॉमिक नंबर लेंगे, फिर हम उसको माइनस करेंगे। यहाँ पर आप मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे, उसकी वैल्यू यहाँ पर माइनस कर दोगे, और जो भी लिगेंड है उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए उसको प्लस कर दोगे। तो एटॉमिक नंबर को मैंने Z से लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस उसको X से लिख दिया, डोनेट कर रहे जो लिगेंड उसका नंबर मैंने Y से ले दिया। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, यहाँ देखो। सो En इक्वल टू Z माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अभी हम Z, X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ देखो। तो यहाँ पर एक मेरा कॉम्प्लेक्स है CONH3 3 प्लस, यस और नो। सो यहाँ पर आपका ये कितना रहेगा 6। ठीक है, CONH3 3 प्लस। ठीक है, ये है। तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको करना रहेगा जो आपका मेटल है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। अभी हमने ऑलरेडी पढ़ चुके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो जो भी आपका कोबाल्ट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे, प्लस जो भी लिगेंड है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐड करोगे। सो कोबाल्ट का हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट प्लस कितने अमोनिया है 6, तो 6 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमोनिया इक्वल टू करके क्या लिखते हैं, जो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है 3, इसका तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 6 इंटू आपका अमोनिया कैसा है, न्यूट्रल है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू 3। तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट क्या मिल गया, +3। तो यहाँ देखो मैंने +3 लिख दिया, यस और नो। सो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट मिल गया। मतलब आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट कौन से फॉर्म में है, CO3+ के फॉर्म में है। अब आपका लिगेंड कितने नंबर से देखो, अमोनिया कितना है 6, एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यस और नो, बिकॉज दोनों भी इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड के। मेटल कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर अपना नहीं दे रहा है, तो एक बॉन्ड जो बन रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में वो कैसे बन रहा है, सो दोनों भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड के हैं। तो आपका एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर कितने अमोनिया है 6 अमोनिया, कितने इलेक्ट्रॉन देगा 12। तो यहाँ पर आपका लिगेंड का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 12। अब आपके पास कौन सा है मेटल, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए 27। तो देखो हमें Z, X और Y तीनों की वैल्यू मिल गई, एटॉमिक नंबर मिला 27, आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब X मिला हमें 3, Y क्या है नंबर ऑफ लिगेंड, कितना है नंबर ऑफ लिगेंड, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। सो नंबर ऑफ लिगेंड है 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 12, तो Y का वैल्यू मिल गया 12। आपका फॉर्मूला क्या था देखो, Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो Z माइनस एक्स प्लस वाई कर दिया मैंने, तो मुझे वैल्यू मिल गया 36। क्या ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है, यहाँ देखो यस 36 आता है। तो हम क्या बोलेंगे, आपका कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो करेगा। तो बहुत ही ईजी है, क्या करोगे सबसे पहले जो भी मेटल है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करोगे यहाँ पर मैंने बता दिया है। फिर आपका X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो भी नंबर ऑफ लिगेंड है उसका डबल मिल जाएगा आपको Y की वैल्यू। X क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, Z क्या रहेगा उसका एटॉमिक नंबर, बस और सॉल्व कर दो, क्लियर, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो एस मेरे पास 2 कंपाउंड है, ठीक है, A और B। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ब्यूट-1इन, ठीक है। तो ब्यूट-1इन का स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3। और एक है मेरे पास ब्यूट-2इन,
ठीक है। सो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है क्या, मुझे बताओ। सो यहाँ पर है आपका C4 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी C4H8 है 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। सो यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। तो ये दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो इसको मैं क्या बोलूँगी, आइसोमर्स। सो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा दैट इज कॉल्ड आइसोमर। क्लियर एवरीवन। अब आइसोमर के भी डिफरेंट टाइप है। फर्स्ट है आपका स्टीरियो आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब ये दोनों क्या होता है वो भी हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टीरियो आइसोमर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल आइसोमर और स्ट्रक्चरल आइसोमर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट आइसोमर। सो ये सारे टाइप ऑफ आइसोमर हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? The stereoisomer have same link among the constituent atom, however the arrangement of atom in the space are different. अभी इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बिकॉज ये आइसोमर का टाइप है, बट यहाँ पर जो उसके आसपास एटम प्रेजेंट है ना उसका अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगा। एटम या मॉलिक्यूल सेम रहेगा, बस उसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, चेंज। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर सपोज ए, ठीक है, ये ए ने क्या किया है, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू से अटैच्ड है, ठीक है। अब मैंने ले लिया ए स्टार, ठीक है। अब ये किससे अटैच्ड है, तो यहाँ पर देखो ये भी किससे अटैच्ड है मेरा, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सो यहाँ पर देखो ग्रुप जो अटैच है वो सेम है, बट क्या इनका अरेंजमेंट सेम है क्या? देखो एक्स डब्ल्यू ऐसे थे, अभी वाई जेड है, वाई जेड ऐसे थे, एक्स डब्ल्यू ऐसे है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, उनका अरेंजमेंट। ग्रुप सेम है, अरेंजमेंट जब वो चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर। तो यहाँ पर देखो हमने वही बोला है, सेम लिंक सेम है, बॉन्ड सेम बन रहे, बट जो कंस्टिट्यूएंट एटम का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। क्लियर एवरीवन। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है, जनरल एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। हम एग्जाम्पल आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके दो टाइप देखे थे हमने, ज्योमेट्रिक और इनांशियोमर। ज्योमेट्रिक को ही हम डाइस्टीरियोमर भी बोलते हैं और इनांशियोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो फर्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। सो ज्योमेट्रिक आइसोमर हम किसको बोलेंगे, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज आइसोमर्स। इसका मतलब क्या है, सो यहाँ पर हम स्टीरियो आइसोमर बढ़ रहे, इट मीन्स दोनों कंपाउंड सेम रहेंगे, बस उसका अरेंजमेंट अलग रहेगा। यस और नो। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ठीक है ये कंपाउंड, अब इसका मैं मिरर इमेज बनाऊंगी। सो मिरर इमेज क्या बनेगा, अब मिरर इमेज कैसे बनाओगे, बहुत ही इजी है। अभी जो राइट होता है ना वो लेफ्ट में चला जाएगा, लेफ्ट होता है जो वो राइट में चला जाएगा, ठीक है, मिरर इमेज में। तो राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट लिख दोगे, ऊपर और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। सो आपका इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, सो आपका अमोनिया इधर आ जाएगा, साइनाइड इधर चला जाएगा, ये वाला अमोनिया तो इधर ही रहेगा, ये भी इधर रहेगा। अब ये दोनों को मैं जब एक दूसरे पे उठा के रखूंगी तो क्या दोनों एक दूसरे पे एकदम परफेक्टली फिट बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। देखो इसको उठा के आप इस पे रखो तो यहाँ पर NH3 आएगा और यहाँ पर साइनाइड आएगा, मतलब वो एक दूसरे पे परफेक्टली फिट नहीं बैठ रहे, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, लाइक अवर हैंड। अभी ये वाले हाथ को जब मैं ये हाथ के ऊपर रखती हूँ तो क्या ये दोनों सेम एकदम फिट बैठ रहे क्या? नहीं। यस और नो। ये और अगर ऐसे करेंगे तो फिट बैठेगा, बट ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। यस और नो। इसको मैं ऐसे ही देखूंगी मिरर इमेज में। अब ये दोनों को मैंने एक दूसरे पे फिट करना चाहा, क्या एकदम परफेक्टली फिट बैठ रहे? नहीं बैठ रहे, तो इसको मैं क्या बोलूँगी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर जो होते हैं एक दूसरे के, वो भी कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं। क्लियर। इट इज पॉसिबल इन हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। किस में पॉसिबल है, हेट्रोलिप्टिक, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हेट्रोलिप्टिक,
जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक आइसोमर में आप दो टाइप पढ़ोगे, सिस और ट्रांस। अभी सिस का मतलब क्या है, बहुत ही इजी है, देखो आइडेंटिकल लिगेंड ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, तो सेम लिगेंड सेम साइड। सिस के लिए आप क्या याद रखोगे, सेम लिगेंड्स ऑन सेम साइड। अगर सेम लिगेंड सेम साइड पे रहे आप उसको बोलोगे सिस, और ट्रांस किसको बोलेंगे, सेम लिगेंड अपोजिट साइड। जब आपके सेम लिगेंड अपोजिट साइड पे रहे तो ट्रांस, सेम साइड पे रहे तो सिस। अभी कैसे, यहाँ देखो, तो मेरे पास ए को अटैच है एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो सेम साइड पे प्रेजेंट है, एक्स और एक्स सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड सेम साइड, तो ये हो गया आपका सिस। अब मैं इसका ट्रांस कैसे बनाऊंगी, तो एक एक्स इधर तो एक एक्स इधर, वाई इधर वाई इधर, तो अभी सेम ग्रुप देखो अपोजिट साइड पे हो गए, तो इसको मैं बोलूंगी ट्रांस। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। क्लियर एवरीवन, इजी। तो ज्योमेट्रिक आइसोमर में हम यही करेंगे, सिस और ट्रांस बनाएंगे। कैसे बनाना है, सिंपल है। अब मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दूंगी, अब उसमें जो भी सेम लिगेंड होगा उसको आप सेम साइड में लिखोगे तो वो सिस बन जाएगा, जब आप अपोजिट साइड में लिखोगे तो वो ट्रांस बन जाएगा। तो हम सिस और ट्रांस दोनों भी स्ट्रक्चर बनाएंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जब हमें लिखना रहेगा। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट अभी हम उसका एग्जांपल देखेंगे, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए। सो यहाँ पर देखो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जनरल फॉर्म है Ma2B2 या तो Ma2BC। अब M है मेरा मेटल, A और B क्या है, लिगेंड, ठीक है। ABC आर लिगेंड, M इज माई मेटल। अभी उसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ देखो। सो एक एग्जाम्पल है, मेटल है प्लेटिनम और लिगेंड कौन से है, अमोनिया एंड क्लोरीन। तो एक ये मेरा A लिगेंड, ये मेरा B लिगेंड, और मेटल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कितने है देखो, A 2 बार, B कितने हैं 2 बार, तो ये कौन सा टाइप हो गया, Ma2B2। अब स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कब होता है, जब मेरे पास मेटल के पास 4 लिगेंड रहेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो 2 2 4 लिगेंड है। अब हम इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ रहे, ज्योमेट्रिक मतलब क्या, सिस और ट्रांस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो सेंटर में आप मेटल लिख दो तो लिख दिया। अब मुझे सिस बनाना है, सिस आइसोमर मतलब क्या, सेम ग्रुप सेम साइड पे बनाऊंगी। अमोनिया मेरे पास कितने हैं 2, तो देखो मैंने अमोनिया दोनों सेम साइड पे बना दिए, क्लोरीन दोनों सेम साइड पे बना दिए, तो ये हो गया सिस। अब ट्रांस कैसे बनाओगी, तो ये दोनों को अपोजिट कर दिया, देखो तो ये बन गया उसका ट्रांस। तो आप सिस और ट्रांस दोनों बनाओगे। क्लियर है, और बहुत ही ईजी है। और एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, देखो तो ये मेटल है M, ये लिगेंड A, ये दूसरा लिगेंड B, और ये C कितना है 2 बार, तो Ma2, इसको A ले लिया, इसको B और इसको C, तो Ma2BC हो जाएगा ये। यस और नो, M, ये C, ये B और ये A, Ma2BC। यस और नो। अभी यहाँ देखो आपके पास 3 डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, इसका भी मुझे सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाना है। अब सेम कंडीशन याद रखोगे, सेम ग्रुप सेम साइड। तो यहाँ पर यही सेम ग्रुप है, क्लोरीन, क्लोरीन ही 2 बार है तो उसको मैंने सेम साइड पे लिख दिया, तो सिस बन गया। अब ये दोनों तो अलग अलग है, तो डिफरेंट है, तो उसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कोई और कोई चांस नहीं है। अब ट्रांस में क्या होगा फिर, तो ये दोनों को मैंने देखो अपोजिट लिख दिया, तो ये बन गया ट्रांस। अभी और एक बात आपको क्या याद रखनी है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्क्वायर प्लेनर, तो आपको स्क्वायर प्लेनर का ज्योमेट्री भी मालूम होना चाहिए। सो स्क्वायर प्लेनर में जो लिगेंड अटैच रहेंगे वो कैसे रहेंगे, तो आपका जो मेटल होता है ना उसके ऐसे साइड में अरेंज रहेंगे, मतलब एक स्क्वायर टाइप बनना चाहिए, तो वो ज्योमेट्री को हम स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप लिगेंड अटैच करोगे तो कैसे करोगे, देखो एक स्क्वायर टाइप फॉर्म होना चाहिए। क्लियर है एवरीवन। तो ये हो गया आपका सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो रहेगा उसमें कौन कौन से टाइप पॉसिबल है, तो देखो एक है आपका Ma4B2 Ma4BC। अभी A और B जैसे हमने पहले देखा, ABC आपके क्या रहेंगे, लिगेंड के टाइप रहेंगे। M क्या रहेगा आपका, मेटल रहेगा। तो अभी उसका एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखेंगे।
सो मैंने लिया है यहाँ पर आपका एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है CONH3 4Cl2+। अब हम ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म पढ़ रहे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सीस आइसोमर भी बनाना पड़ेगा और ट्रांस भी बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा, तो आपका जो मेटल है उसको हम सेंटर में बना देंगे। अब आपके पास 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है। सो जब आपके सेम लिगेंड सेम साइड पे रहेंगे तो हम सीस बनाएंगे। सो यहाँ पर देखो आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें दिख रहा है आपको 2 क्लोरीन पास में है, सेम ग्रुप पास में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सीस आइसोमर। यहाँ पर देखो आपके अमोनिया मॉलिक्यूल भी पास में है, तो ये बन गया आपका सीस आइसोमर। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। सो जब भी कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपके पास रहेगा तो आप कैसे पहचानोगे कि ये ऑक्टाहेड्रल है। सो जब भी कोई भी मेटल को 6 लिगेंड अटैच रहेंगे, सो वो कौन सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अभी यहाँ देखो 4 अमोनिया 2 क्लोरीन, तो टोटल 6 लिगेंड हो गए। सो ये कौन सा टाइप हो गया आपका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। क्लियर है। और इसकी ज्योमेट्री कैसे रहेगी, तो जब भी आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करोगे तो ज्योमेट्री कैसे रहेगी। सो 2 आपका अपवर्ड डाउनवर्ड रहेगा और 4 लिगेंड आपके क्रॉस में रहेंगे। यहाँ पर दिख रहा है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री, 2 अप एंड डाउन लिगेंड और 4 लिगेंड आपके क्रॉस में रहेंगे। ये है आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री। अब ये मैंने बना दिया सीस। अब इसी का हम बनाएंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस में क्या करेंगे, मैं सेम ग्रुप को अपोजिट साइड में कर दूंगी। अब यहाँ देखो एक जगह था क्लोरीन बाजू में था, अब उसको हमने अपोजिट कर दिया। अब मेरे पास 4 अमोनिया है, तो 2 अपोजिट करोगी तो भी देखो सेम ग्रुप सेम साइड पे आएंगे, बट सेम ग्रुप देखो अपोजिट साइड पे भी आने चाहिए, बिकॉज हम ट्रांस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखो क्लोरीन भी एक दूसरे को अपोजिट हो गए। क्लियर एवरीवन। तो ये हो गया सीस और ये हो गया आपका ट्रांस आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे और एक मैंने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल PDNH3 4Cl(Br)। अब यहाँ देखो ये आपका मेटल है M, ये आपका लिगेंड है कितना है 4, तो MA4, ये आपका लिगेंड है क्लोरीन B, ब्रोमीन हो गया C। तो यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म कौन सा हो गया, देखो MA4BC। तो यहाँ पर भी देखो टोटल 6 लिगेंड है, 4 A, 1 B और 1 C। सो टोटल 3 टाइप के लिगेंड है, बट कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, टोटल 6 नंबर ऑफ लिगेंड है। तो यहाँ पर भी ज्योमेट्री कौन सा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर एवरीवन। अब इसका भी हम सीस और ट्रांस बनाएंगे। तो आपका NH3 4 NH3 है, सेम साइड पे रहेगा तो आपका सीस। सो यहाँ पर देखो सेम ग्रुप सेम साइड पे बना दिए और बच गया कौन, क्लोरीन और ब्रोमीन, वो भी पास पास में रहेंगे। अब हम ट्रांस बनाएंगे। ट्रांस कैसे बनाएंगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड कर दो। तो यहाँ पर ये दोनों अमोनिया पास में थे, अब उसको हमने अपोजिट कर दिया देखो, और ये दोनों ग्रुप भी पहले पास में थे, अब उसको भी हमने अपोजिट कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, ट्रांस आइसोमर। क्लियर है। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल है COEN2Cl2। EN क्या है आपका, सो EN इज योर इथिलीन डाइअमाइन। EN क्या है आपका, कौन सा लिगेंड, इथिलीन डाइअमाइन। और हमने पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़ रहे थे, जो आपका इथिलीन डाइअमाइन है वो आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, यस और नो। सो जब भी कोई बाइडेंटेड लिगेंड रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल से वो 2 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसमें 2 डोनर एटम है, हाँ या ना। बाइडेंटेड का मतलब क्या होता है, उसमें 2 डोनर एटम प्रेजेंट है, वो मेटल से 2 बॉन्ड बनाएगा। सो अब इथिलीन डाइअमाइन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आप कैसे बनाओगे, देखो जब भी आपको इथिलीन डाइअमाइन दिखा तो आप उसका मेटल के साथ 2 बॉन्ड बनाना रहेगा, तो आप कैसे बनाओगे, EN फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा मेटल है, सो ये मेटल से 2 बॉन्ड बनाएगा, तो आप कैसे करोगे, एक बॉन्ड ऐसा एक बॉन्ड ऐसा। क्लियर है। सो आप ऐसे इथिलीन डाइअमाइन का स्ट्रक्चर बनाओगे। तो यहाँ पर देखो मेरे पास इथिलीन डाइअमाइन कितने हैं, 2। एक इथिलीन डाइअमाइन 2 बॉन्ड बनाता है मेटल से। आपके पास कितने इथिलीन डाइअमाइन है, टोटल 2 इथिलीन डाइअमाइन है और 2 क्लोरीन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। सो आपका एक इथिलीन डाइअमाइन, अभी हम सीस भी बनाना है ट्रांस भी बनाना है, ठीक है। सो 2 इथिलीन है, वो पास में बनाओगे तो सीस बन जाएगा, अपोजिट बनाओगे तो ट्रांस। देखो इथिलीन डाइअमाइन का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया ऑलरेडी। सो यहाँ पर दिख रहा है आपका मेटल सेंटर में बनाया, एक इथिलीन डाइअमाइन देखो 1 2 2 बार बॉन्ड बना रहा है मेटल से। सेम आपका सेकेंड इथिलीन डाइअमाइन वो भी 2 बॉन्ड बना रहा है, और आपका क्लोरीन भी देखो आपस में एक एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। सो ये हो गया आपका सीस आइसोमर। अभी इसका मुझे ट्रांस बनाना है, सेम ग्रुप को मैंने अपोजिट कर दिया देखो,
तो ये बन गया आपका ट्रांस आइसोमर। क्लियर एवरीवन? सो ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक आइसोमर। अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर की। अब ऑप्टिकल आइसोमर को ही हम क्या बोलेंगे, इनांशियोमर भी बोलते हैं। क्लियर एवरीवन? सो दिस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आयन हैव नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। जैसे हमने बात किया था ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, सेम वे आपके जो इनांशियोमर्स है वो भी कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब ये रहेगा कि ये मेरा एक हैंड है, ये मेरा दूसरा हैंड है, ठीक है। सो जब मैं ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगी तो ये एग्जैक्टली फिट नहीं बैठेगा। तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन सुपर मिरर इमेज। क्लियर? क्योंकि वो एक दूसरे पे परफेक्टली इम्पोज नहीं हो रहे, तो वैसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो सेम वे आपके जो इनांशियोमर रहेंगे उसमें एक मेरा मॉलिक्यूल रहेगा और उसका जो मैं मिरर इमेज बनाऊंगी ना, वो दोनों एक दूसरे पे एकदम परफेक्टली फिट नहीं बैठने वाले। क्लियर है? The enantiomer that rotates the plane polarized light in right hand side it is called dextro. लेफ्ट हैंड साइड में अगर रोटेट करेगा तो उसको हम बोलेंगे लियो आइसोमर। अभी प्लेन पोलराइज लाइट मतलब क्या? सो अभी देखो आपको ऑर्डिनरी लाइट मालूम रहेगा। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? जो हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। अभी इसको मैं ऑर्डिनरी लाइट बोलूँगी। क्यों ऑर्डिनरी? बिकॉज यहाँ देखो वो हर एक डायरेक्शन में पास हो रही है। जब हम इसको निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं, ये आप चैप्टर नंबर 10 में भी पढ़ने वाले हो। निकोल प्रिज्म से जब पास करते हो तो ये आपकी जो ऑर्डिनरी लाइट थी वो सिर्फ और सिर्फ अभी एक ही डायरेक्शन में प्रोपागेट होगी। देखो अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वो पॉसिबल है। पहले वो हर एक डायरेक्शन में प्रोपागेट हो रही थी, अब ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में प्रोपागेट होती है। क्लियर एवरीवन? अब जब मेरा कोई भी सब्सटेंस, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, उसको राइट हैंड साइड में अगर रोटेट करवाएगा, अब ये मेरा प्लेन पोलराइज लाइट था, ऐसे था, हाँ या ना? अब इसने क्या किया, कोई सब्सटेंस ने ये लाइट को राइट हैंड साइड में घुमाया। पहले ऐसा था, अभी देखो राइट हैंड साइड में घूमी है ना। सो जब भी आपकी प्लेन पोलराइज लाइट राइट हैंड साइड में रोटेट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो आइसोमर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, डेक्स्ट्रो आइसोमर। और कोई सब्सटेंस अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करेगा, कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, तो आपका कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, लियो आइसोमर। क्लियर एवरीवन? डेक्स्ट्रो को आप डी से रिप्रेजेंट करोगे और लियो को एल से। सो जब राइट हैंड साइड में आपकी प्लेन पोलराइज घूमेगी, डेक्स्ट्रो आइसोमर, लेफ्ट हैंड साइड में अगर रोटेट होगी, लियो आइसोमर। लियो आइसोमर को एल से, डेक्स्ट्रो आइसोमर को डी से। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। सो यहाँ पर हम इनांशियोमर का डी और एल आइसोमर फॉर्म करेंगे। जैसे हमने ज्योमेट्रिक आइसोमर में क्या किया, सीस और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर हम डी और एल फॉर्म बनाएंगे। सो यहाँ पर देखो मैंने लिया है एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स COEN थ्राइस। EN क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, इथिलीन डायमाइन। यहाँ पर मैंने कितने इथिलीन डायमाइन लिए हैं, 3। एक इथिलीन डायमाइन मेटल से कितना बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। यस और नो? अब इथिलीन डायमाइन का आपको स्ट्रक्चर भी मालूम है। सो यहाँ पर देखो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया डी फॉर्म में। अब इसी का हम क्या बनाएंगे, मिरर इमेज बनाएंगे, जिसको हम बोलेंगे एल। एक को डी बोलेंगे तो उसका मिरर इमेज को हम क्या बोलेंगे, एल। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो इसका मिरर इमेज क्या कहलाएगा, लियो रोटेटरी। अब आपको मालूम है ना कैसे बनाते हैं मिरर इमेज, तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा उसको आप अपवर्ड डायरेक्शन में ही रखोगे, जो डाउनवर्ड में रहेगा उसको आप डाउन में ही रखोगे, जो राइट में रहेगा वो आपका लेफ्ट में चला जाएगा और जो लेफ्ट में रहेगा वो आपका राइट में चला जाएगा। सो अगर ये मेरा स्ट्रक्चर है, उसका मुझे मिरर इमेज बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी, यहाँ देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है कोबाल्ट ABCD, ठीक है, ये मेरा डी फॉर्म है। अब मुझे इसका एल फॉर्म बनाना है, तो मैंने क्या बोला, जो अप में वो अप में रहेगा, डाउन में वो डाउन में ही रहेगा। एल फॉर्म में तो ए अप में है, बी डाउन में, तो वो आपका एज इट इज ही रहेगा। तो ए अप में, बी डाउन में।
अब क्या बोला मैंने, राइट वाला लेफ्ट, लेफ्ट वाला राइट, तो ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो सी यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर, तो ये आपका हो गया एल फॉर्म। क्लियर है? डी का एल कैसे बनाओगे, अप का अप, डाउन का डाउन, सिर्फ आपको राइट एंड लेफ्ट वाले जो पार्टिकल्स रहेंगे या एटम या मॉलिक्यूल रहेंगे उसको सिर्फ आपको चेंज करना रहेगा। तो आपके जो राइट एंड लेफ्ट साइड में लिगेंड है आप उसको ही बस एक्सचेंज करोगे तो आपका डी से एल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये इजी रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मेरा डी फॉर्म है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट मैंने क्या कर दिया, देखो ये वाला ग्रुप जो था उसको मैंने ये साइड ला दिया, यहाँ पर लेफ्ट में था तो यहाँ जाके वो राइट में हो गया, अप और डाउन वाला एज इट इज रहेगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका डी एंड एल फॉर्म। और एक एग्जांपल है यहाँ पर देखो, PtCl2En2। अभी दो आपके पास टाइप के लिगेंड है, एक है क्लोरीन और एक है इथिलीन डायमाइन। तो यहाँ पर देखो आपस में ये प्रेजेंट है, तो ये हो गया मेरा डी फॉर्म। अब मैं क्या करूँगी, इसी का मिरर इमेज बना दूंगी। सो मिरर इमेज बनाते टाइम मैंने क्या बोला, आप वही ध्यान रखोगे। सो आपका जो राइट में रहेगा वो लेफ्ट में चला जाएगा, ये लेफ्ट में था वो राइट में चला गया। देखो यहाँ पर था पहले क्लोरीन, उसको मैंने ये साइड बना दिया, ये वाला ग्रुप ये साइड था लेफ्ट साइड, उसको मैंने राइट साइड बना दिया, और जो अप और डाउन रहेगा वो तो आपका एज इट इज ही रहेगा। क्लियर है? सो ये हो गया आपका डी एंड एल फॉर्म। अभी ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें देखो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कि आप डी और एल फॉर्म बनाओगे, ज्योमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सीस एंड ट्रांस, तो आपको यहाँ पर सीस और ट्रांसफॉर्म भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने सेम ग्रुप सेम साइड में बनाए थे, तो ये आपके ये दोनों क्या हो गए, आपके सीस फॉर्म हो गए, बिकॉज यहाँ पर देखो सेम ग्रुप सेम साइड पे है, तो ये दोनों आपके सीस फॉर्म कहलाएंगे। अब मुझे ट्रांस भी बनाना है, तो मैंने क्या कर दिया, देखो दोनों सेम ग्रुप को अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया, तो ये ट्रांसफॉर्म बन गया। डीएल भी बनाया है, सीस और ट्रांस आइसोमर भी यहाँ पर मैंने बनाया है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी है। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा जिसमें दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सो ये हो गए आपके जितने ज्योमेट्रिक और जो हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अभी डिस्कस किया, ये किसके टाइप थे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप थे। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का मतलब क्या है पहले वो देखेंगे हम। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट लिंकेज अमॉन्ग देयर कंस्टिट्यूएंट एटम एंड देयर केमिकल फॉर्मूला टू बी सेम। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे जहाँ पर केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा, बट जो आपका मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो क्या हो जाएगा, जो लिंक होता है, बॉन्ड होता है, वो सिर्फ एक्सचेंज होगा। अब कैसे उसका आप एग्जांपल देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर वही मेटल रहेगा, वही लिगेंड रहेगा, बस चेंज क्या होगा, मेटल लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना वो एटम चेंज हो गए, बाकी सब आपका एज इट इज रहेगा। तो वैसे आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अभी ये क्लियर नहीं होगा, जब मैं एग्जांपल लूंगी तो आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका लिंकेज आइसोमर्स। तो हम लिंकेज आइसोमर्स किसको बोलेंगे, सो यहाँ पर देखो दीज आइसोमर्स आर फॉर्म्ड व्हेन लिगेंड हैज 2 और मोर डिफरेंट डोनर एटम। तो आपका लिंकेज आइसोमर किसमें पॉसिबल है, तो ऐसे लिगेंड होने चाहिए जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो। तो मैं मोनोडेंटेड लिगेंड यहाँ पर नहीं ले सकती। यहाँ पर मैंने क्या बोला, एक लिगेंड ही है, एक ही लिगेंड है, बट उसमें 2 से ज्यादा डोनर एटम होने चाहिए, एक से ज्यादा डोनर एटम होने चाहिए, वैसा लिगेंड अपने पास होना चाहिए। इट कोऑर्डिनेट थ्रू मेटल वाया डिफरेंट डोनर एटम। तो ये क्या करेगा, अभी आपके पास 2 डोनर एटम है लिगेंड में, तो वो अलग अलग बॉन्ड बना सकता है मेटल से। जैसे कि यहाँ पर हम बात करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड की। याद है हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़े थे। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही, कि ऐसे लिगेंड जो जिसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम हो गए, बट एट अ टाइम वो मेटल से एक ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था NO2 के बारे में। NO2 आपका क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड है।
तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कोबाल्ट में कोबाल्ट आपका मेटल है, कोबाल्ट ने क्या किया है, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग किया है। देखो 5 मेरे अमोनिया है और 1 मेरा NO2 लिगेंड है, हाँ या ना। तो अभी इसका मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, कोबाल्ट 5 आपके NH3 मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 बराबर, ये हो गए 5 NH3 मॉलिक्यूल और यहाँ पर आपका NO2 मॉलिक्यूल। तो आपका CO2 ने नाइट्रोजन से बॉन्डिंग किया है। आपको मालूम है NO2 में आपका नाइट्रोजन भी डोनर एटम है, ऑक्सीजन भी डोनर एटम है। यहाँ पर मेटल ने क्या किया, नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग किया। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, आपका कोबाल्ट जो है वो ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज यहाँ पर NO2 में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। तो यहाँ पर आपके पास 2 डोनर एटम है, तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज है कि आपका मेटल या तो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग करेगा या तो फिर यहाँ देखो NO2 में ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है। तो यहाँ पर 2 टाइप के आपके बॉन्ड बन रहे, एक तो कोबाल्ट और नाइट्रोजन के बीच में और एक कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच में। तो वैसे टाइप के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। अभी यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या चेंज हुआ, आपका जो लिगेंड का डोनर एटम मेटल से बॉन्ड बना रहा था वो डोनर एटम चेंज हुआ, बाकी सब तो सेम ही है। तो वैसे टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमर। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है आपका आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स मीन्स व्हाट, so there is a exchange of ligand between coordination and ionization sphere. so coordination and ionization sphere हम पहले ही पढ़ चुके, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर हम लिखते हैं उसको हम आयोनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या होने वाला है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर जो आपके पास है, दोनों में जो लिगेंड प्रेजेंट है ना उसका एक्सचेंज होगा। क्लियर है, तो वैसे टाइप के आइसोमर्स को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अभी एग्जांपल देखो, तो यहाँ पर है मेरे पास CONH3 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन है, ब्रोमीन, तो ये आपका आयोनाइजेशन स्फीयर हो गया। अब इसका ही मैंने अपोजिट कर दिया, क्या कर दिया, जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में था वो बाहर चला गया और जो कोऑर्डिनेशन बाहर था आयोनाइजेशन स्फीयर में ब्रोमीन था उसको मैंने अंदर ले लिया, तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज हुआ, लिगेंड का। किसके बीच में हुआ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, पहले कोबाल्ट SO4 से बॉन्ड बना रहा था, अब कोबाल्ट ब्रोमीन से बॉन्ड बना रहा है। क्लियर एवरीवन, तो ऐसे टाइप के इंटरचेंज को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्लियर एवरीवन, इजी। सो जब आपका 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर में डिफरेंट एटम रहेंगे और वो एटम का लिगेंड का जब एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन आइसोमर्स। इजी है। सो नेक्स्ट अभी हम देखेंगे आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स हम किसको बोलेंगे, सो कोऑर्डिनेशन आइसोमर हैव इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कटायनिक एंड अनायनिक स्फीयर। सो आपका जो कटायनिक अनायनिक स्फीयर रहेगा उसके बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होगा, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। देखो नेम से ही आपको याद रखना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। तो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा। अभी कैसे, उसका एग्जांपल देखो। सो यहाँ पर है मेरे पास CONH3 ये आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये आपका कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। CrCN6 ये आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब मैंने क्या कर दिया, तो ये वाले जो अनायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड थे वो इधर चले गए और आपके जो कटायनिक कॉम्प्लेक्स के लिगेंड थे वो यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, तो आपका जो कटायनिक और अनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर था उसके जो लिगेंड थे उसका एक्सचेंज किया मैंने, हाँ या ना। कटायनिक स्फीयर का लिगेंड अनायनिक स्फीयर में चला गया, अनायनिक स्फीयर का लिगेंड कटायनिक स्फीयर में आ गया, तो आपका यही बनेगा। देखो हाँ या ना, देखो क्रोमियम के साथ पहले साइनाइड था, अब अमोनिया आ गया, पहले कोबाल्ट के साथ NH3 था, अब साइनाइड आ गया। क्लियर है, तो वैसे टाइप के आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जिसमें अनायनिक और कटायनिक कॉम्प्लेक्स के बीच में लिगेंड का एक्सचेंज होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी।
नेक्स्ट है आपका सॉल्वेट आइसोमर्स, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स व्हेन वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। तो ये आइसोमर कब पॉसिबल है, जब आपका वाटर यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर देखो ये भी आपका हमने जो पढ़े थे आयोनाइजेशन स्पीयर और आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर में जो लिगेंड होते हैं उसका जो एक्सचेंज होता है वैसा ही यहाँ पर भी होगा। अभी देखो यहाँ पर है मेरे पास, सो हम क्या बोलेंगे, ये आपका आयोनाइजेशन आइसोमर के सिमिलर ही है, बस यहाँ पर फर्क क्या है, यहाँ पर आपका वाटर का एक्सचेंज होगा। अब यहाँ पर देखो ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाटर था और बाहर था क्लोरीन, यस और नो, तो ये मेरा आयोनाइजेशन स्पीयर, ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्पीयर। अब क्या हुआ, तो यहाँ से आपका क्लोरीन अंदर आ गया और वाटर बाहर चला गया। सो देखो यहाँ पर अभी वाटर 5 हो गया, क्लोरीन पहले 3 थे, अब वो एक चला गया अंदर, तो एक क्लोरीन आ गया अंदर और आपका एक वाटर चला गया आयोनाइजेशन स्पीयर में। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो आयोनाइजेशन स्पीयर से क्लोरीन अंदर आया, कोऑर्डिनेशन स्पीयर से वाटर बाहर गया। तो ये कौन से टाइप का आइसोमर है, आयोनाइजेशन आइसोमर। बट यहाँ पर किसका एक्सचेंज हो रहा है, वाटर का, इसलिए हम इसको नेम क्या दिए, सॉल्वेट आइसोमर या हाइड्रेट आइसोमर। सेम ही है, प्रोसेस सेम है, बस नेम चेंज है, बिकॉज यहाँ पर हम वाटर का एक्सचेंज कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्पीयर और आयोनाइजेशन स्पीयर के बीच में। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अगर मुझे पता करना है कि स्टेबल है या नहीं, तो वो किस पे डिपेंड रहेगा, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन बाय नोइंग द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। सो उसके लिए मुझे क्या पता करना पड़ेगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कि मेरा कंपाउंड जो है वो स्टेबल है या नहीं, वो पता करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू। अब ये हम कैसे डिराइव करेंगे वो अभी हम पढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी गवर्न बाय द मेटल लिगेंड इंटरेक्शन, तो आपका स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड रहेगा, मेटल और लिगेंड के बीच में कितना इंटरेक्शन है। अगर आपका मेटल और लिगेंड के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा, यस और नो, जितना स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा उतना आपका स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होगा। क्लियर एवरीवन। सो ये मेरा मेटल है, ये मेरा लिगेंड है, ठीक है, जितना मेटल और लिगेंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। स्ट्रॉन्गर द इंटरेक्शन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। क्लियर एवरीवन। अब इसी का हम एक डेरिवेशन लिखेंगे जहां से हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और जिससे हमें पता चलेगा कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल है या नहीं। सो यहाँ पर हमने लिया है, देखो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। सो ये मेरा मेटल है M, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, ये मेरा N क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड, और नंबर ऑफ लिगेंड के ऊपर भी कुछ चार्ज है। तो मेटल और लिगेंड इंटरेक्ट करेंगे तो ये आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया, हाँ या ना। जब मेटल और लिगेंड इंटरेक्ट करेगा तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही बनेगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है। इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या होता है, वो कंडीशन जहां पर आपका प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर एवरीवन। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि रेट डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा। तो अभी हम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो इसको मैं क्या बोलूंगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे K से। K का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लिख देंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। अपॉन में मैं क्या लिखूंगी, रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट में कौन है, मेटल और लिगेंड। सो मेटल और लिगेंड का कॉन्सेंट्रेशन, इसीलिए देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, हम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं ना, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मैं क्या लिख रही हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। तो ऊपर मैंने लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। अपॉन में मैंने क्या लिखा, मेटल और लिगेंड का कॉन्सेंट्रेशन, तो इसीलिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा। तो जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, K का वैल्यू, और उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि मेटल आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल रहेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जितना K का वैल्यू लार्जर, मतलब जितना K की वैल्यू बढ़ी उतना आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ज्यादा। हम क्या बोलेंगे, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, हाँ है ना। सो जितना आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा रहेगा उतना उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगा। क्लियर एवरीवन।
सो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट है आपका फैक्टर विच गवर्न द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो वैसे फैक्टर जो आपका कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है या जिस पे डिपेंड रहेगा। सो फर्स्ट है आपका चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ द मेटल आयन। सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो मेरा मेटल आयन है ना, वो मेटल आयन का चार्ज टू साइज रेशियो क्या है, उस पर भी स्टेबिलिटी आपकी डिपेंड होगी। अब कैसे वो देखो, हायर द रेशियो ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। सो जितना चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा उतना आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो उनका स्टेबिलिटी ट्रेंड भी दिया हुआ है, कॉपर 2+, देन Mn2+, देन CO2+, Fe2+, CD2+। तो ये आपका ट्रेंड दिया हुआ है स्टेबिलिटी के लिए। क्लियर? सो सबसे ज्यादा आपका Cu2+, सबसे कम CD2+, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज टू साइज रेशियो। सो जिसका चार्ज टू साइज रेशियो ज्यादा वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल ज्यादा। क्लियर है? देन है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। और किस पे डिपेंड रहेगा स्टेबिलिटी? नेचर ऑफ लिगेंड पे, कि आपका जो लिगेंड है उसका नेचर कैसा है, उससे भी स्टेबिलिटी को अफेक्ट होगा। सो हम क्या बोलेंगे यहाँ देखो, सो द सेकंड फैक्टर दैट गवर्न द स्टेबिलिटी इज रिलेटेड टू हाउ इजीली लिगेंड कैन डोनेट इट्स lone pair of electron to the central metal, that is the basicity of ligand। तो ये किस पे डिपेंड है? तो आपका जो लिगेंड है जो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है मेटल को, हाँ या ना? मेटल क्या करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, और लिगेंड का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। सो आपका जो लिगेंड है वो कितना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को देता है, उस पे आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड होगा। जितना इजीली देगा उतना आपका स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। क्लियर एवरीवन? सो जितना लिगेंड इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, उतना वो स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा रहेगी। क्लियर? सो ये आपके दो अफेक्ट कर रहे जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट आपका चार्ज टू साइज रेशियो और दूसरा है आपका नेचर ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट है आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी। सो हम यहाँ पर रूल्स देखेंगे, यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या है, फिर हम वही रूल्स पढ़ेंगे और वही रूल्स को यूज करके हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी के पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है मेटल आयन प्रोवाइड वैकेंट डी ऑर्बिटल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द लिगेंड। इसका मतलब क्या है? सो आपका जो मेटल है वो लिगेंड के साथ बॉन्ड बना रहा है, बराबर। और यहाँ पर क्या कर रहा था? लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था और मेटल ले रहा था। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन कब लेगा? जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा ना, एम्प्टी ऑर्बिटल रहना चाहिए आपके मेटल के पास, तभी वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो आपके मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सके। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, along with the s and p orbital of metal ion take part in the hybridization। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ d ऑर्बिटल ही वैकेंट रहेगा, आपके मेटल का s और p ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। क्लियर है? ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ d ऑर्बिटल ही वैकेंट होना चाहिए, s और p ऑर्बिटल भी मेटल के वैकेंट हो सकते हैं। The number of vacant hybrid orbital formed is equal to the number of ligand donor atoms surrounded by the metal ion। इसका मतलब क्या है? सो अगर मेरे मेटल को 6 लिगेंड अटैच्ड है, फॉर एग्जांपल एक मेटल कितने लिगेंड से सराउंडेड है? 6 लिगेंड से सराउंडेड है। क्लियर? तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने ऑर्बिटल वैकेंट होने चाहिए मेटल के? ऑब्वियसली बात है 6 ना, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, हाँ या ना? तो आपका कोई भी एक बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो आपका एक लिगेंड क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, तो एक बॉन्ड बनने वाला है। अब मेरे पास टोटल 6 लिगेंड थे, हर एक लिगेंड को 2 इलेक्ट्रॉन देना है मेटल को। ठीक है? तो आपके मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एक लिगेंड के लिए। अब मेरे पास तो टोटल 6 लिगेंड है, तो मेरे पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? जितने लिगेंड रहेंगे। अगर 6 लिगेंड है तो मेरे पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अगर मेरे पास 4 लिगेंड है जो मेटल से बॉन्ड बना रहे हैं, तो मेरे पास कितने मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए? 4 होने चाहिए। क्लियर एवरीवन?
ओवरलैप बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड द फील्ड ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल लिगेंड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो, और लिगेंड का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑर्बिटल, दोनों का क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। और ओवरलैपिंग होने के बाद क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर है? तो आपका मेटल का एम्प्टी ऑर्बिटल, लिगेंड का फील्ड ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन था, वो दोनों का ओवरलैपिंग होगा और आपका क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय द मेटल आयन पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। और आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है मेटल का, वो कौन से डायरेक्शन में रहता है, लिगेंड के डायरेक्शन में प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पर देखो, आप डी ऑर्बिटल जो यूज करने वाले हो लिगेंड से बॉन्ड बनाने के लिए मेटल का, वो दो टाइप के रहेंगे। या तो आप n-d ऑर्बिटल यूज करोगे, या तो आप nd ऑर्बिटल भी यूज करोगे। तो एक रहेगा आपका n-d और एक रहेगा आउटर ऑर्बिटल जिसको हम बोलते हैं nd ऑर्बिटल। अब ये n-1 और nd ऑर्बिटल क्या है, वो जब मैं एग्जांपल दूंगी वहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा, तो मैं वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है? बाकी सब इजीली क्लियर है सबको, बहुत ही इजी पॉइंट्स थे। ये वाला पॉइंट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। क्लियर है इतना? तो अभी हम देखो एग्जांपल ले रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो उसमें मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है CONH3 अभी जब भी आपका लो स्पिन वर्ड्स दिखा, तो लो स्पिन का मतलब होता है आपको क्या करना रहेगा, जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है ना उसको आपको पैरिंग करना पड़ेगा, उतना आप याद रखो। लो स्पिन रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन की पैरिंग करनी पड़ेगी। अब क्यों, कैसे, वो हम आगे में बताओ। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। आपको जो भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा, सबसे पहला काम क्या करोगे, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ। यहाँ पर मेरा मेटल है कोबाल्ट, तो सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। तो अमोनिया का तो होता है 0, हाँ या ना, तो 6 × 0 0 हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या चार्ज था, +3, तो वही आपका कोबाल्ट का क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया +3। अब आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3+। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। अब आपको CO3+ का आपको लिखने नहीं आता है, तो पहले आप क्या करोगे, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है, 27, तो आप पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। अब आपको किसका लिखना है, CO3+ का। तो आप क्या करोगे, तो आपको जो भी कोबाल्ट का मिलेगा ना, उसमें से आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम कर देने के। तो यहाँ पर अगर मुझे मिल रहा है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और सपोज मुझे मिलेगा यहाँ पर 3d6 7, हाँ, तो ये आपका 27 हो गया। अब ये हो गया कोबाल्ट का, ठीक है। मुझे लिखना है अभी CO3+ का। अब ये कैसे लिखते हैं ये तो आपको सबको आता रहेगा, यस और नो। अब मुझे 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने, कम करने, तो मैं क्या करूंगी, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, 4s सबसे आउटर ऑर्बिटल है ना, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया। तो आपको क्या मिल गया, देखो ये तो आपका एज इट इज। अभी 3d7 की जगह पर क्या हो जाएगा, 3d6। तो यहाँ पर देखो मैंने वही 3d6 बना दिया। और 4s और 4p, इसके 3d के बाद कौन आता है, 4s 4p, यस और नो। तो वो आपके वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे, तो वो भी मैंने बना दिए। देखो उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि वो वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। समझ में आ रहा है सबको? आपने क्या किया, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट किया। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो आपको लास्ट वैल्यू मिल रही है, आप उसका क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दोगे। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो यहाँ देखो मैंने 3d में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मैंने क्या किया, 3d के बाद जो एम्प्टी ऑर्बिटल आते हैं 4s और 4p, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब मैं एम्प्टी बोलूंगी ना, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। क्लियर है एवरीवन? अब आप क्या करोगे, तो आप देखोगे कि आपके पास कितने टोटल लिगेंड्स हैं। तो आपके पास टोटल यहाँ पर आपको दिख रहा है 6 लिगेंड है। अमोनिया कितने, टोटल 6। एक अमोनिया कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना। अभी आपके पास टोटल नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, तो आपके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए, 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए ना मेटल के।
क्योंकि आपके 6 लिगेंड बॉन्ड बनाएंगे तो आपके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। अब यहाँ देखो आपके पास तो सिर्फ 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल है, तो आप क्या करोगे, अभी यहाँ पर पेयरिंग करोगे इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज यहाँ पर क्या दिया है, लो स्पिन। तो मैंने जैसे आपको बताया लो स्पिन में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हो। तो ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको आप क्या करोगे, पेयरिंग कर दोगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, हाँ या ना। अब काउंट करो आपके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, सॉरी ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी आपके पास देखो टोटल 6 वैकेंट ऑर्बिटल है। अब आप क्या करोगे, यही वैकेंट ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन करोगे, मतलब यही वैकेंट ऑर्बिटल को मिक्स करोगे। सो यहाँ पर मैं कौन कौन से वैकेंट ऑर्बिटल को मिक्स कर रही हूँ वो देखो। तो डी के 2 ऑर्बिटल, इसलिए मैं इसको बोलूंगी D2। एक एस का ऑर्बिटल, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एस, और पी के 3 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर आपका कितना ऑर्बिटल मिक्स हुआ, D2sp3, हाँ या ना। तो इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगी, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है एवरीवन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, D2sp3। अब जो ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं ना उसका नाम लिखने का, 2 डी किया तो D2, एक एस किया 3 पी किया। क्लियर है। अब मेरे पास 6 ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो वैकेंट है, उसमें अब देखो मैंने क्या किया, तो 6 अमोनिया है तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन देगा। सो यहाँ पर देखो मैंने 1 2, ये आपका एक अमोनिया लिगेंड का इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड 3 4 5 एंड 6 अमोनिया लिगेंड के मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। क्लियर। तो ये हो गया आपका मेटल के इलेक्ट्रॉन, ये हो गए लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, यस और नो। अब हम उसका ज्योमेट्री बनाएंगे। सो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो आपका ज्योमेट्री जैसे मैंने पहले ही बताया क्या रहेगा, तो 4 आपके लिगेंड क्रॉस में रहेंगे, एक अबाव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। क्लियर। और जो चार्ज है 3+, वो यहाँ पर आपने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर आपको क्या देखने का, सो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन है सारे पेयरिंग में है ना, यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। सो जब भी सब इलेक्ट्रॉन आपके पेयरिंग में रहेंगे तो आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रहेगी, डायमैग्नेटिक। क्लियर एवरीवन। कैसे बनाओगे, बहुत ही इजी है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आपने इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कर दिया, फिर जो इतने मिक्स किए उसका नेम लिख दिया, और फिर आपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया। क्लियर। सो ये हो गया आपका एक एग्जांपल। नेक्स्ट है आपका COF6 3- हाई स्पिन। हाई स्पिन में आपको पेयरिंग नहीं करना है, लो स्पिन में हमने क्या किया, पेयरिंग किया ना। जब भी हाई स्पिन है तो आप पेयरिंग नहीं करोगे, ठीक है। सो सबसे फर्स्ट रूल तो सेम है, यहाँ पर आपका मेटल है कोबाल्ट, तो आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। सो आपका फ्लोरीन का होता है -1, कितने फ्लोरीन है 6, तो -6 हो जाएगा, -1 × 6 इक्वल टू के बाजू में क्या रहेगा, -3। कोबाल्ट का फाइंड आउट करना है, x ले लो, कितने फ्लोरीन है 6, एक फ्लोरीन का -1 इक्वल टू कितने, यहाँ पर इक्वल टू के ऊपर जो भी चार्ज है वो इक्वल टू के इधर लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ x -6 -3। तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है, देखो +3 मिल रही है। तो यहाँ पर भी कोबाल्ट का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3, यहाँ पर भी सेम था +3 जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा। तो आपका क्या बचेगा 3d6, तो यहाँ पर भी देखो 3d6 ही है, तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब मैं देखूंगी मेरे पास कितने फ्लोरीन है, तो टोटल 6 फ्लोरीन है, तो मुझे 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। बट यहाँ पर कंडीशन क्या है, मैं पेयरिंग नहीं कर सकती बिकॉज हाई स्पिन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, S और P लिया तो अभी 4 इलेक्ट्रॉन 4 ही ऑर्बिटल वैकेंट है, तो मुझे और एक ऑर्बिटल लेना पड़ेगा। तो 4p के बाद कौन आता है, 4d। क्लियर। तो अभी यहाँ से मैं 6 ऑर्बिटल ले लूँगी, तो एक मैंने लिया s का, तो s, 3p के ऑर्बिटल है तो p3, और d के मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 2 ना, तभी 6 होगा टोटल। एक s, 3p 4 हो गए, और 2 मैंने d ऑर्बिटल ले लिए। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d2। अब यहाँ क्या था, d2sp3, यहाँ क्या है sp3, उसके बाद में d2। क्लियर एवरीवन। क्योंकि हमने बाद में d ऑर्बिटल लिया है, हमने पहले क्या किया था 3d ऑर्बिटल लिया था, 4d नहीं। अब हमने क्या किया, 4p के बाद वाला ऑर्बिटल लिया है। अब आपके पास 6 वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें आपने देखे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आप ज्योमेट्री बनाओगे, ऐसे ही रहेगा ज्योमेट्री। अब मुझे बताओ यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है क्या, नहीं है। देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन
अनपेड है, तो यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, पैरामैग्नेटिक। सो जब भी आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में रहेंगे तो आप बोलोगे डाईमैग्नेटिक, और जब अनपेड रहेंगे तो पैरामैग्नेटिक। क्लियर एवरीवन। और अभी हम ये देखे दोनों एग्जांपल हमने ऑक्टाहेड्रल के। अब हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल। सो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल मतलब क्या, जिसमें 4 लिगेंड्स रहेंगे। यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में क्या थे, 6 लिगेंड्स थे। देखो अब हम 4 की बात करेंगे। सेम ही रूल रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेटल आपका निकल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा +2। सो निकल 2+ का मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अभी आपको आता है, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। सो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास कितने लिगेंड है, टोटल 4 लिगेंड है, तो मुझे 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो मैंने 3D के बाद वाला लिख दिया 4s और 4p। तो यहाँ पर देखो टोटल 4 ऑर्बिटल हो रहे वैकेंट, एक s का 3p का, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3। अब मैंने क्या किया, यही ऑर्बिटल में देखो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पर ये कौन सा है, टेट्राहेड्रल, तो आपको टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री मालूम होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ये होता है निकल और 4 आपके लिगेंड ऐसे अरेंज होते हैं। आप कैसे भी 4 लिगेंड को नहीं बना सकते, आपको टेट्राहेड्रल ही अरेंज करना है ऐसे। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूँगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन क्या पेयरिंग में है, नहीं। देखो ये दोनों पेयरिंग में नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर में आप क्या करोगे, पेयरिंग करोगे। उसमें हमने पेयरिंग नहीं किया था ना, अभी इसमें आपको पेयरिंग करना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल में आपको पेयरिंग नहीं करना है, स्क्वायर प्लेनर में पेयरिंग करना पड़ेगा, जैसे हमने लो स्पिन हाई स्पिन में देखा था वैसे ही। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका निकल CN4 -। सेम रूल, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पहले आप करोगे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट, तो आपको मिल गया +2। फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, यस और नो। अब मेरे पास कितने लिगेंड है, टोटल 4 लिगेंड है। सो बट मैंने क्या बोला, स्क्वायर प्लेनर में आपको पेयरिंग करनी है। सो सबसे पहले आपका जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको आप पेयरिंग में कर दोगे, कर दिया। अब आप 4 ऑर्बिटल वैकेंट ले लोगे, तो ये एक वैकेंट ऑर्बिटल और यहाँ से ये ले लोगे, तो आपका एक डी में से आपने एक वैकेंट ऑर्बिटल लिया, तो डी, एक आपका s और 2 p के, क्योंकि हमें 4 ही चाहिए ना, तो 1 2 3 4। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, DsP2। अब आपने इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अब यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री कैसी होती है, तो यहाँ देखो आप ऐसे स्क्वायर में 4 लिगेंड्स को ड्रॉ करोगे। टेट्राहेड्रल में ऐसे ड्रॉ करते थे, स्क्वायर प्लेनर में ऐसे ड्रॉ करोगे। क्लियर है। अब सारे इलेक्ट्रॉन देखो पेयरिंग में है, तो क्या बोलोगे, डाईमैग्नेटिक। क्लियर एवरीवन। सो नेक्स्ट है आपका लिमिटेशन ऑफ VBT डज नॉट एक्सप्लेन स्पिन, हाई स्पिन और लो स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अभी हमने हाई स्पिन लो स्पिन क्या है वो पढ़ा नहीं, बिकॉज वो VBT एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया। सिर्फ हमें ये पता है हाई स्पिन होता है, लो स्पिन होता है, बट ये होता क्या है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। इट डज नॉट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कलरफुल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो कलर कहाँ से आ रहा है उसके बारे में भी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। VBT वुड नॉट ऑलवेज मैच नेसेसरीली विद दोज ऑफ द डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स। सो VBT जो आपको स्ट्रक्चर दे रहा था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, वो एक्सपेरिमेंटली हमें जो स्ट्रक्चर्स मिल रहे थे उससे कभी मैच करते थे, कभी नहीं करते थे, तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्लियर एवरीवन। सो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर यहाँ पर फिनिश। और आगे हम और भी चैप्टर्स के रिलेटेड यहाँ पर 1 शॉट वीडियोस डालने वाले, और मैंने पार्ट 1 के बहुत सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किए हैं। सो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप वो भी हमारे चैनल से देख सकते हो। अगर आपको ये वाला वीडियो यूजफुल लगा है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।